चलिए, बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग ऑनलाइन में कुछ विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। और आज जो है शांति हरी चांद पब्लिक ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, 10वीं कक्षा के जो है, उस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। आज जो कंटेंट बनाए हैं उसी को पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे जो है आपको पहले बुक पढ़ाएंगे, और बुक पढ़ाने के बाद ही सब सवाल का आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैराथन मेल में पहला लिखा हुआ है कि संसाधन एवं उपयोग। भारत के बात कर रहे हैं। संसाधन और क्या लिखे हैं? उपयोग लिखे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो याद रखिएगा बाबू कि संसार की जितने भी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। कोई भी एक छोटी सी वस्तु से लेकर बड़े सी वस्तु से लेकर जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। और हर चीज का हम लोग उपयोग करते हैं। संसार पे कोई ऐसा चीज ना है कि जो हम लोग इसका उपयोग ना करते हैं। सभी का उपयोग करते हैं। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आज जो है इसका सब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव बताने से पहले आपको किताब का एनालिसिस करेंगे। किताब को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव पूरा सवाल देखेंगे। सब्जेक्टिव देखने के बाद एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न है उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। देखने के बाद ऑब्जेक्टिव है उसका एनालिसिस तैयार करेंगे। फिर अलग से आपको हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 10वीं कक्षा 11 12 आप भविष्य में कंपटीशन का तैयार करिएगा, तो इससे ही प्रश्न आपको आएगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है आप अच्छे से देख के पढ़िए और समझिए। और सबसे पहली बात, एक लाइन आप याद रखे रहिएगा और इसको आप समझिएगा। हम बोले हैं कि सबसे पहले आप इसके बाद आपको पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम बुक को ध्यान देते हैं, किताब को ध्यान देंगे। और याद रखिएगा, समझे ना? याद रखिएगा कि किताब ही एक ऐसा चीज है कि जितना आप उसके आगे झुकिएगा, पूरा संसार के लोग आपके आगे झुकेगा। और यह बात आप गांठ बांध लीजिएगा कि किताब के आगे आप जितना झुक के रहिएगा, जितना झुक के आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा, तो समझिए कि संसार आपके आगे झुक जाएगा। ये बात आप लाइन याद रखिएगा। चलिए, आज हम इसके बारे में जानते हैं। और थंबनेल में आपको लिखा हुआ भी है कि संसाधन और उपयोग। संसाधन और उपयोग, जैसे आपको दिख रहा है मेरे हाथ में एक पेन है, ये मेरे लिए संसाधन है। और इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं बाबू? लिखने में कर रहे हैं, समझे ना? तो इसका एक एक ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए, अभी आपको बस ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाते हैं, और इसको याद रखे रहिएगा और इसको समझिएगा। कह रहा है कि पहला सवाल क्या है? पहला सवाल जो दिया है बाबू कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। सोपानी कृषि सबसे अधिक कहाँ होता है, समझे ना? तो याद रखिएगा, सोपानी कृषि जो है एक सीढ़ीनुमा कृषि है, समझे ना? इस तरह किया जाता है, सीढ़ीनुमा कृषि है। और यह किस राज्य में है, समझे ना? तो पहले समझिएगा, ये जो अधिकांश पहाड़ी वाले इलाकों में किया जाता है सोपानी कृषि। और सोपानी कृषि यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, तो क्या आंसर याद रखिएगा बाबू? उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जगह याद रखिएगा। वहीं वहीं पे आपको हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा। पहला सवाल है, पहला चैप्टर का आप देखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट जो बनता है उसमें सबसे अधिक हम लोग क्या मिलाते हैं, समझे ना? तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में हम लोग कच्चा माल क्या मिलाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? चूना और पत्थर। चूना और पत्थर मिलाते हैं। चूना और क्या मिलाते हैं बाबू? पत्थर मिलाते हैं। चैप्टर जब पढ़िएगा उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा उसी का एनालिसिस करके हम बनाए हैं, और उसको याद करते रहिएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा
लौह उत्पादक राज्य है, यानी अपने भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है? सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है? समझे ना? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है। अब हमको समझेंगे यहाँ पे लोहा सबसे अधिक कहाँ होता है, समझे ना? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लोहा सबसे अधिक कहाँ होता है। यानी याद रखिएगा बाबू, लोहा यहाँ दिया हुआ है आपको, कर्नाटक, गोवा दिया है, उड़ीसा दिया है और झारखंड दिया है। लेकिन आप याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक आपको लोहा का उत्पादन कहाँ होता है बाबू? उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। याद रहेगा ना जी? भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? आप याद रखिएगा, उड़ीसा में। और 10वीं कक्षा में अधिकांश चार पांच गो चीजें जो है आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, सोना। क्या लिखते हैं? सोना कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए, कर्नाटक है। फिर यहाँ पे चांदी देखिएगा, चांदी क्या पूछेगा कि चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ होता है? तो महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखे रहिएगा, ज्यादा डीपली ना। तो 3 गो चीजें आपको याद रखिएगा कि लोहा कहाँ पूछेगा तो उड़ीसा में, सोना कहाँ पूछेगा तो कर्नाटक में, चांदी कहाँ पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। कहाँ याद रखिएगा? मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कह रहा है, किस खनिज को उद्योग का हम लोग जननी कहते हैं? किस खनिज को उद्योगों का हम लोग जननी कहते हैं? देखिए, इस संसार में अगर सबसे अधिक जो चीजें बनी हैं और चीजों का जो सबसे अधिक निर्माण हुआ है, वह सबसे अधिक हुआ है बाबू लोहा और इस्पात से। लोहा और इस्पात से। इस बोर्ड को भी आप जो देख रहे हैं, इसमें भी इस्पात का इस्तेमाल है। जो हमारा फैन चल रहा है उसमें लोहा का इस्तेमाल है। तो संसार में ही 2 वस्तु है जो इसको बचा कर रखा हुआ है, और संसार इसी की वजह से चल भी रहा है। तो कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, किसको मानते हैं हम लोग? लोहा को। किसको मानते हैं? लोहा को। याद रखिएगा, लोहा अपने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलिए, अगली प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है, इसमें कौन सा अधातु खनिज का उदाहरण है? मतलब इसको समझना है कि कौन सा अधातु है, समझिए, जो खत्म हो जाता है, जिसमें चमक ना होता है। आप 10वीं कक्षा में केमिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो धातु और अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सोना, यह धातु है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चांदी, यह भी धातु है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अभ्रक, यह धातु है। चौथा क्या है आपको? टीन दिया, यह भी धातु है। यानी समझना है, इसके अनुसार आपको समझना है कि बाबू इसमें अधातु कौन है। तो क्या याद रखिएगा बाबू? अभ्रक। क्या याद रखिएगा? अभ्रक। और आपको यह भी समझना है कि सबसे पहले कि खनिज क्या है। खनिज क्या है, समझिएगा। ये आपको दिमाग पे ये भी बैठा लेना है कि जमीन के अंदर से डायरेक्ट लोहा ना निकल जाता है, डायरेक्ट सोना ना निकल जाता है, समझे ना? उसको रिफाइनिंग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि खनिज क्या है, जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली गई धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज बोलते हैं। उसको अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, वही हो जाता है धातु और अधातु हो जाता है। यानी 5वां सवाल हम लोग समझ गए हैं कि कौन सा धातु है। तो याद रखिएगा, अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक है। और छठे सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? समझे ना? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यह यहाँ पे देखिएगा, ये वर्तमान वाले चीज है और ये करेंट वर्तमान वाले चीजें हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसमें कभी कभी कम भी हो सकता है और कभी कभी क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें जो है, कुछ कुछ चीजें खत्म भी हो रही है, कुछ कुछ नए नए चीज आ भी रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन दिया है 50, 100, 150 और 200। लेकिन लगभग के बारे में या लगभग के अंदाजा में अगर हम चलेंगे, तो भारत में अभी अंदाजा से लेकर हम लोग चलते हैं तो कितना पाया जा रहा है? लगभग में 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। याद रखिएगा। और यह नहीं कि हम बता दिए तो आप उसको गूगल करना, आंकड़ा निकालना। तो और यहाँ अंदाजा जो आपको दिया हुआ है बाबू, लगभग में हो सकता है 100 से एक दो अधिक भी हो जाए, कुछ कम भी हो जाए। उसको ज्यादा सीरियस ना लेना है। आपको समझना है कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग में 100 पाए जाते हैं। चले, अगले तरफ अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। और यह भी बहुत अच्छी सवाल है। और यह जो सवाल है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक एक बहुत बड़े, समझो कि
दार्शनिक थे, यानी समझे कि चिकित्सक में इनकी बहुत योग्यता था, आयुर्वेद में इनको बहुत बड़ा ज्ञान था, समझे ना। तो कह रहे किस देश से है, इनका संबंध किस देश से है, म्यांमार से है, श्रीलंका से है, कि भारत से है, कि नेपाल से है। तो यह अपने ही देश किससे संबंधित है बाबू, तो भारत से। किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है, समझे ना। तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि चरक का संबंध किस देश से है, तो भारत से। चलिए अगले तरफ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग ध्यान देते हैं कि कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है, समझे ना। और अपने भारत में पहले, और यहाँ याद रखिएगा एक सवाल कि यह भारत नहीं पूरे एशिया में पहली बार कहाँ तेल शोधक कारखाना खोदी गई है, तो याद रखिएगा असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में कब, 1901 में। धीरे धीरे हर जगह बढ़ती चली गई, ये याद रखिएगा। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है बाबू, असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। अगर एक सवाल और भी याद रखिएगा, अपने बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो बरौनी में। कहाँ पाया जाता है, तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना, जहाँ के जमीन के अंदर से पेट्रोल डीजल जो निकाला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। अब देखिएगा, ये भी देखिएगा, ये सवाल जो है इसका आंकड़ा जो है ऊपर नीचे आ सकता है, समझे ना, क्योंकि उत्पादन वाली चीज है, बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है। तो आंकड़ा जब ये किताब बनती है तो उसमें आंकड़ा कुछ और दिया जाता है, समय के अनुसार बदलाव भी हो जाता है। कह रहा है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है, समझे ना। तो अभी किताब के अनुसार जो है आप याद रखिएगा बाबू, तीसरा। याद रखिएगा, तीसरा। याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा कि मैगनीज के उत्पादन में भारत में विश्व में कितना स्थान है, तो तीसरा। कितना स्थान है, तो तीसरा स्थान है, समझे ना। और ये जो भूगोल का जो बुक है, ज्योग्राफी का जो बुक है, अगर आप उसको खूब बेहतर तरीका से 10वीं कक्षा का पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, कोई भी कंपटीशन ऐसा ना हो उससे सवाल ना पूछा जाता हो। तो आपको इसलिए बोले हैं कि जब भी जो है किताब जो है आप झुक के पढ़िए, तभी आपके आगे दुनिया झुकेगी, समझे ना। नहीं झुक पाएगी नहीं तो। अब इसीलिए लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, हर कंपटीशन में आपको सवाल पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार बिहार में से कहाँ है। मरुस्थली बलुहट जो मिट्टी होता है बिहार में, बिहार नहीं, भारत का बात कर रहे हैं, सॉरी, कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। अपने भारत में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है, समझे ना, जलोढ़ मिट्टी है, उसी तरह मरुस्थलीय मिट्टी है। और आप लोग जानबे करते हैं, जहां बालू का बात आ जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो हम लोग याद रखेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी का जब भी बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है बाबू, राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, समझे ना। मिट्टी का भी प्रकार आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है और इसको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बोलेंगे, सवाल नंबर 11। और इसको हम लोग समझेंगे कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, समझे ना। अपने भारत में जितने भी समुद्री तट है वहां पे बना हुआ है बंदरगाह। बंदरगाह का काम है समुद्र के जरिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किया जाता है, भेजने का काम किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा बंदरगाह जो दिया है, समझे ना। मुंबई है, कोलकाता है, प्रायद्वीप है और विशाखापट्टनम है, तो सब ये बंदरगाह है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निर्यात, समझे ना, आप पढ़िएगा, आयात और निर्यात, समझे ना, बेचना और खरीदना। तो कह रहा है कहाँ किया जाता है, यहाँ पे लोहे का कह रहा है। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम। कहाँ किया जाता है, विशाखापट्टनम में किया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, समझे ना। और आपको समझना है कि भाई काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अच्छी सवाल है, समझे ना। काली मिट्टी से पूछेगा उत्पादन क्या होता है, और एक टॉपिक भी आपको पढ़ना है मिट्टी के बारे में, समझे ना। तो वो आपको जब किताब पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन तो उसमें आपको समझा देंगे। अभी आपको ऑब्जेक्टिव एक सवाल आया हुआ है
कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बलुई है, रेंगूर है, साल है, पर्वतीय है, समझे ना। तो काली मिट्टी का बाबू दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी। क्या नाम है, रेंगूर मिट्टी। और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, समझे ना। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी है। चलिए, एक सवाल आपके किताब से यहाँ है, और सवाल जो है कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज है, पुरानी बातें आपको कही जा रही है। 1968 के बाद कहा जा रहा है कि भाई 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, समझे ना। तो आपको समझना है कि 1968 के बारे में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, मिलिटेंट कन्वेंशन, विश्व का आपदा कन्वेंशन। तो इसको आप सब बस याद करिएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में। संरक्षण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितना भी चीज है उसको सुरक्षा करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, संरक्षण। चलिए, ये भी अच्छा सवाल है, और इसको याद रखिएगा कि प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है, बहुत अच्छी सवाल है। ये भी यही सवाल है, समझे ना। तो डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइड। लेकिन आप आंसर क्या याद रखिएगा बाबू, जिप्सम। क्या याद रखिएगा, जिप्सम याद रखिएगा। कि प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। देखिए, इसके पहले आपको पढ़ा दिए हैं कि भाई कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है, अब आपको कमेंट में बताना है, आपको आंसर देना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बताइए सोना, फिर यहाँ पे लिखे हैं लोहा, और फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बाबू, चांदी, और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं तांबा। आपको कमेंट में बताना है कि सोना जो होता है सबसे अधिक किस राज्य में होता है, लोहा जो होता है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है, चांदी जो होता है वो किस राज्य में होता है, और तांबा सबसे अधिक किस राज्य में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि आपको आंसर देके आपको बताना है उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा में सबसे अधिक क्या होता है बाबू, यहाँ पे ऑप्शन दिया है लौह एक्स, तांबा दिया है, और फिर आपको टीन दिया है, फिर आपको क्या दिया है, मैग्नीज दिया है, समझे ना। तो आपको सोना यहाँ पे ध्यान देना है कि उड़ीसा में सबसे अधिक क्या होता है, लोहा। क्या होता है, लोहा होता है। और आप लोग देखते हैं कि भाई इसको आप कमेंट में किसका किसका आंसर सही है। चार गो आपको दिए हैं। सो लोहा का तो हम बता दिए हैं, उड़ीसा है। सोना का आपको बताना है, चांदी का आपको बताना है, और तांबा का आपको बताना है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और सवाल क्या है कि भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है, ये आपको बता दें। ये जो है किताब के हिसाब से देता है, समझे। और किताब जो है कभी बढ़ती भी घटती है, समझे ना। तो किताब में जो आंकड़ा दिया है, उसी को हम लोग याद करेंगे। तो लगभग में यहाँ पे दिया है 100 करोड़, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन है। तो आपको याद रखना है कि तांबा राजस्थान में भी होता है अधिक। तांबा जो राजस्थान में एक जगह है खेतरी, वहां है। लेकिन हमको इसको याद रखना है, बी नंबर आंसर को याद रखना है। 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, यानी तांबा जो है कुल भंडारण कितना है, 125 करोड़ टन। लगभग में आप याद रख सकते हैं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और सवाल देखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। अभी देखिए, सबसे अधिक अभी अभी देख रहे हैं लोहा से भी, यह भी धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है एल्युमिनियम का इस्तेमाल। अभी हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। मैग्नीज है, टीन है, लोहा है, और बॉक्साइड है। मैग्नीज है, टीन है, लोहा है, और क्या है, बॉक्साइड है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग आंसर याद रखेंगे बाबू, बॉक्साइड। क्या मिलाया जाता है, बॉक्साइड मिलाया जाता है। चलिए, अगला तरफ हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। 18 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज है। लौह युक्त खनिज है मतलब इसको समझना है कि मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइड है, चूना है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, समझे ना। मैग्नीज है, बॉक्साइड है, आपको चूना पत्थर है, समझे ना। तो इसमें लोहा का युग जो चुंबकीय तत्व है, जिसमें चमक हो, उसको समझिए कि एक धातु की तरह कौन है।
तो आपको याद रखना है कौन हो जाएगा आंसर, मैंगनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। रसायन माने खाद है। आजकल हम लोग देखते हैं कि अपने राज्य में सबसे अधिक यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया इतना खतरनाक है, लोगों को समझ में आता नहीं है। अंधाधुंध खेतों में डालते चला जा रहा है। धीरे धीरे जितना भी जमीन का उर्वरक शक्ति धीरे धीरे, अभी तो उपज हो रही है, एक समय आएगा कि धीरे धीरे उसकी उपज शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। आंसर देखिए, बेंजीन है, यूरिया है, ड्रीन है, फास्फोरस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाबू कि नष्ट करने वाला रसायन कौन है, जो धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। तो हम लोग याद क्या रखेंगे, एड्रीन याद रखेंगे, एड्रीन। अब लास्ट सवाल एक और है, और इसको हम लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है। समझे ना, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर के किताब का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, समुद्री एनएल से 12 एनएल से नापा जाता है, लेकिन इसमें आप याद रखिएगा बाबू कि किस तरह हम लोग ये आंसर क्या याद रखेंगे, 29.2 किलोमीटर, 29.2 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। और फिर एक बार हम लोग मेन टॉपिक पे ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं, यह संसाधन और उपयोग, संसाधन और उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, तो जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो क्या है, संसाधन है। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा 2 प्रकार के। और 2 प्रकार में कौन कौन प्रकार है, तो एक प्राकृतिक है और एक क्या है, एक मानवकृत है, एक यानी एक मानवीय कृत है। देख रहे हैं इस संसार में कुछ चीजें प्राकृतिक ने बनाई है और कुछ चीजें किसने बनाया है, तो मनुष्य ने बनाया है, यानी इंसान ने बनाया हुआ है। इसी तरह याद रखिएगा बाबू कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, मानवकृत होते हैं। और जब बुक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग डिवाइडेशन करते चलेंगे, अनवनीकरण, नवनीकरण और जय जय हो जाएगा। धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाएगा। चलिए आज आपको 20 को ऑब्जेक्टिव बताएं, इसको आप याद करिए, समझिए, फिर चैप्टर वाइज आपको बताते चलेंगे। चलिए, थैंक यू।